बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज जो है हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में जो है हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो है हम स्पेसिफिकली उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी जो है हर एक डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन हर एक डब्ल्यूबीसी के जो मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। मतलब अगर न्यूट्रोफिल्स है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म डिफरेंट है देन एसिनोफिल्स। या हर एक अगर हम हर एक टाइप लेना, डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स है, तो सबका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट है। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन वो सिर्फ उनका जो वे होता है ना, पाथवे जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका डिफेंस मैकेनिज्म में। न्यूट्रोफिल्स को और मोनोसाइट्स को कंसिडर किया जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही है। न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में फ्रीली फ्लोट करते हैं, फ्रीली वंडर करते हैं। मतलब टिश्यू, हमारी बॉडी का ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं है जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स ना हो। सही है। हर हर एक टिश्यू में जो है न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे जो मैकेनिज्म है न्यूट्रोफिल्स का, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, न्यूट्रोफिल्स जो है ये कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स ये इसके जो अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। दे आर प्रोटीएसेस, माइलोपेरोक्सीडेजेस, एलास्टेसिस एंड मेटालोप्रोटीनेसेस। ये सारे जो है ये एंजाइम्स है, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि डिस्ट्रक्शन करती है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है एंटीबॉडीज लाइक पेप्टाइड्स होते हैं, जो कि है डिफेंसेंस एंड कैथेलिसिडेंस। सही है। अच्छा, ये क्या करते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एक्शन है इनका, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है, वुंड हीलिंग में भी ये मदद देते हैं, एंड कीमोटैक्सिस में भी मदद देते हैं। कीमोटैक्सिस जो है हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एंड इन जो कैथेलिसिडेंस है इनका काम जो है एंटी माइक्रोबियल एक्शन है इनका। अच्छा, इसके अलावा इसमें इनमें होता है NADPH। NADPH ऑक्सीडेज जो है ये इवेंचुअली ये बनाता है H2O2 एंड O2, और ये दोनों जो है बैक्टीरियासाइडल एक्शन इनका होता है, मतलब बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, इन इसके अलावा जो है न्यूट्रोफिल्स ये रिलीज करते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं कि ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं, मतलब उनको एक जगह पे एक्युमुलेट करते हैं, ताकि वो जो है क्लॉटिंग अच्छी तरह से कर सके, और जो जिस टिश्यू से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाए और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स सिक्रिएट करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स के अंदर मौजूद होते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, कोई टिश्यू जो है वो इंजर्ड है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज से। सही है। और ब्लड कैपिलरीज से ये आते हैं डायपेडिसिस के थ्रू, जो है ये हमारे जो इंजर्ड टिश्यू होता है वहां तक आते हैं। सही है। अच्छा, जो इंजर्ड टिश्यू होता है ना, तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और वो केमिकल्स क्या करते हैं कि ये इन न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सही है, जिसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स जो है कीमोटैक्सिस के थ्रू आ जाते हैं जो इंजर्ड टिश्यू है वहां तक। सही है। यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो येलो येलो से नजर आ रही है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारी बॉडी जो पैथोजेंस है जो हमारी बॉडी में आ गए हैं, और वो जो है टिश्यू को उन्होंने इंजर कर लिया है। सही है। टिश्यू को इन्वेड कर लिया है, तो वहां पे अब न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। सही है। न्यूट्रोफिल्स वहां पे आ गए। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं कि ये उन वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, तो उनको एंगल्फ कर लेते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू। सही है। और हर एक न्यूट्रोफिल जो है वो एट अ टाइम 15 to 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो होल्ड कर सकता है। सही है। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होल्ड कर लेता है, तो उनको फेगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ कर लेता है, और फिर उनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। और फिर न्यूट्रोफिल्स जो है इनके खुद भी एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ हो जाती है और क्लियरेंस हो जाती है थ्रू मैक्रोफेजेस। सही है। तो ये इनका पूरा प्रोसेस है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सही है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एजिनोफिल्स। तो एजिनोफिल्स जो है ये भी डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैरासाइट। जो भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें एजिनोफिल के जो नंबर होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। सही है। इसके अलावा जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं लाइक एस्मा, एस्मा जो है वो भी एक एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें भी एजिनोफिल्स की नंबर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। सही है। ये क्या करते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स करते हैं।
अच्छा, एज़िनोफ़िल्स जो है ना इनमें ओके, एज़िनोफ़िल्स जो है ये न्यूट्रोफ़िल की तरह ना तो ज़्यादा मोटाइल होते हैं, ना तो ये जो है फ़ैगोसाइटोटिक कैपेसिटी इनमें होती है। मतलब ये किसी बैक्टीरिया या किसी पैरासाइट को ये एनगल्फ नहीं कर सकते, सही है? तो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में कुछ पैरासाइट जो है वो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, जिस तरह हम इंटेस्टाइन के वर्म्स हो गए ना, या हेलमिन्थ्स हो गए, तो ये काफ़ी बड़े-बड़े पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं एज़िनोफ़िल्स, ये इन पैरासाइट पे जाके जो है ये इनमें कुछ साइटोटॉक्सिक सिक्रीशंस होती है ना, सो ये वो सिक्रीशंस जो है वो सिक्रीट कर लेते हैं, और जब ये सिक्रीशन सिक्रीट कर लेते हैं तो काफ़ी लीथल होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो इन पैरासाइट्स को किल कर लेते हैं, सही है, उनकी डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अच्छा, जो सिक्रीशंस जो है, जो साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जो एज़िनोफ़िल्स में होती है, वो ये वाली है, सही है। एज़िनोफ़िल पेरोक्सिडेज़ क्या करता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्म्स, बैक्टीरिया एंड ट्यूमर सेल्स। मेजर बेसिक प्रोटीन ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्म्स करते हैं। एज़िनोफ़िल कैटायनिक प्रोटीन जो है ये काफ़ी ज़्यादा लीथल होते हैं, ये 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक है देन मेजर बेसिक प्रोटीन, सही है। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्म्स भी करते हैं, और इनका जो है न्यूरोटॉक्सिक एक्शन भी होता है, मतलब कि न्यूरॉन्स पे इनका एक्शन होता है। एज़िनोफ़िल्स डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन जो है इनका भी न्यूरोटॉक्सिक एक्शन होता है, स्पेशली जो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पे। इसके अलावा ये कुछ साइटोकाइन्स भी रिलीज करते हैं, दैट इज इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एक्सेलरेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, से ये इनके सारे फंक्शन है। ये वो सब्सटेंसेज है जो कि प्रेजेंट होते हैं एजिनोफिल्स के ग्रेन्यूल्स में, सही है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेसोफिल। सो बेसोफिल जो है ये भी इनका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हीलिंग प्रोसेस में। सो जब भी कहीं पे टिश्यू इंजर हो गया हो और अब उसकी हीलिंग हो रही हो, सो तब जो है इनका नंबर वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, सही है। और ये जो है एलर्जिक कंडीशंस या हाइपर सेंसिटिविटी जो कंडीशंस होती है, सो उनके लिए भी काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एलर्जिक कंडीशन में क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें जो है आईजीई रिसेप्टर्स होते हैं इनके मेम्ब्रेन में, सही है। अच्छा, अच्छा। अब यहाँ पे आप देखें ना, सो ये जो है इनका मैकेनिज़्म है कि मैकेनिज़्म किस तरह है। सबसे पहले जो है हमारी बॉडी में कोई एलर्जन आता है ना, कोई भी एलर्जिक, अगर किसी को डस्ट से एलर्जी है, सपोज़ ये कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है बॉडी के अंदर, तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करता है कि वो किसी भी बीटा सेल के साथ बाइंड हो जाता है, सही है। यहाँ पे आप देखिए इस रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हो जाता है, और ये जो है फिर ये बीटा सेल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ऐसे सेल्स है ना जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है एंटीबॉडीज बनाए, सही। तो ये जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं आईजीई। सपोज इसने एक एंटीबॉडी बनाया, वो है आईजीई। एंटीबॉडीज के डिफरेंट टाइप्स होती है, लेकिन जो आईजीई है दैट इज वो जो है काफी इंपॉर्टेंट है एंड एलर्जिक रिएक्शन से। तो आईजीई जो है इसने बना लिया। अब आईजीई जाके क्या करता है कि ये बेसोफिल सेल्स पे अटैच हो जाता है, सही है। वहां पे इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये उस आईजीई के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो उसके साथ बाइंड हो जाता है, सही है। अब ये जो है आईजीई ये क्या करता है कि ये जो एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं ना, सो उसको अपने साथ फिर से बाइंड कर लेता है। यहाँ पे आप देखें, सो ये वही एलर्जिक पार्टिकल है जो कि अब जाके बेसोफिल सेल के साथ अटैच हो गया थ्रू आईजीई, सही है। अब जो है जैसे ये एलर्जिक पार्टिकल इसके साथ बाइंड हो जाता है, सो इससे जो है हिस्टामीन्स, ल्यूकोट्रिन्स या अदर मीडिएटर्स जो है वो इससे रिलीज हो जाते हैं, सही है। इसमें कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो कि फिर एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, सही है। हिस्टामीन वगैरह जो है ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। इस हिस्टामीन के अलावा और भी काफ़ी चीज़ सब्सटेंसेस हैं जो कि बेसोफिल सेल्स में होते हैं। वो कौन-कौन से हैं? तो बेसोफिल सेल्स में होते हैं हेपेरिन। हेपेरिन का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट करे, किसी भी सेल के अंदर जो है सॉरी ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करे, सही है। अच्छा जी, हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन, ये जो है इन तीनों का काम जो है एलर्जिक कंडीशंस में होता है, सही है। जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं ना वो यही तीनों प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा प्रोटीएजेस एंड माइलो पेरोक्सिडेजेस है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन करते हैं। और इंटरल्यूकिन 4 जो है ये एक साइटोकाइन है, और साइटोकाइन जो है वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एक्सेलरेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इसलिए। और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सही है। तो इनका मैकेनिज्म जो है, जो बाकी हमने एजिनोफिल्स पढ़े और न्यूट्रोफिल्स पढ़े उनसे काफी डिफरेंट है, सही है, क्योंकि ये जो है थ्रू आईजीई अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
ओके, द नेक्स्ट वन इज मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है ये बेसोफिल की तरह सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन भी जो है काफ़ी बेसोफिल सेल्स की तरह है, लेकिन ये जो है हमारे स्किन, म्यूकोजा ऑफ लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंजक्टिवा एंड नोज और माउथ, इन जगहों पे ज़्यादा होते हैं और ये जो है ब्लड वेसल के अलोंग ही होते हैं, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में ये कभी जाते नहीं है। सही है। बेसोफिल्स जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सेल्स जो है ये ब्लड स्ट्रीम्स में नहीं होते। और इनकी ओरिजिन जो है वो भी हमारे बोन मैरो से ही होती है, लेकिन इनका जो प्रिकर्सर सेल होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि बाकी सेल्स जो है, बाकी डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं, लेकिन ये जो है उनसे नहीं बनते। सी। और ये जो है जब इमेच्योर होते हैं ना, तो ये हमारे टिश्यू में जाते हैं और फिर टिश्यू में ही इनकी मैचुरेशन होती है। सही है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में होता है, लाइक एलर्जी एंड एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस भी जो है एलर्जी की तरह एक रिएक्शन है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा सेवियर टाइप के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। सही है। अच्छा जी। ओके, नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है ये भी बेसोफिल की तरह ही काम करते हैं। अब ये देखिए मास्ट सेल है और इस पे जो है आईजीई एंटीबॉडीज जो है वो आके अटैच हो जाती है आईजीई रिसेप्टर्स के साथ, और फिर इन्हीं आईजीई रिसेप्टर के साथ कोई भी एंटीजन या कोई भी एलर्जन जो है वो आके अटैच हो जाता है। इसी और फिर जब ये एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है तब जो है इनसे जाके मीडिएटर्स निकलते हैं। इनके अंदर जो कुछ जो है मीडिएटर्स वो प्री फॉर्म्ड होते हैं, मतलब वो पहले से बने होते हैं और इनमें स्टोर्ड रहते हैं मस्ट सेल में। लेकिन कुछ मीडिएटर्स ऐसे होते हैं जो कि उसी टाइम जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ना, कोई भी एलर्जन ने अगर इसको एक्टिवेट किया तो तब जो है ये कुछ नए मीडिएटर्स बनाते हैं और उनको कहते हैं न्यूली जनरेटेड मीडिएटर्स। सही है। कुछ मीडिएटर्स जो है वो ऑलरेडी बने होते हैं, उनमें स्टोर होते, दे आर प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स, और कुछ जो है जब एक्टिवेट हो जाते हैं और तब ये मीडिएटर्स बनाते हैं उनको कहते हैं न्यूली जनरेटेड मीडिएटर्स। ये जो प्री फॉर्म्ड है दे आर हिस्टामीन, सेरोटोनिन, प्रोटियोग्लाइकन्स, हेपरिन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। सही है। और जो न्यूली जनरेटेड होते हैं वो साइटोकाइंस होते हैं, एरिकिडोनिक एसिड, अच्छा, एरिकिडोनिक एसिड है सच एज ल्यूकोट्रिन और इसके अलावा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। सही है। सो ये जो है इनका पूरा मैकेनिज्म है मस्ट सेल का। ओके, अब मोनोसाइट्स जो है ये सबसे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स में सबसे लार्जेस्ट जो है वो मोनोसाइट्स ही होते हैं। सही है। और मोनोसाइट जो है न्यूट्रोफिल की तरह ये भी मोटाइल होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, हर एक टिश्यू में जाते हैं। और ये जो है इनमें भी फेगोसाइटोटिक कैपेबिलिटी होती है, मतलब ये किसी भी फॉरेन बॉडी को जो है फेगोसाइटोज कर सकते हैं, उनको इनगल्फ कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सही है। ये जो है ये असल में प्रिकर्सर सेल है फॉर टिश्यू मैक्रोफेजेस। प्रिकर्सर का मतलब ये होता है कि टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है वो इन्हीं मोनोसाइट से बनते हैं। सही है। मोनोसाइट जैसे ही हमारे बोन मैरो से रिलीज हो जाते हैं ना, तो ये कुछ आवर्स तक ये हमारे ब्लड में रहते हैं, उसके बाद जो है ये टिश्यू में जाते हैं। जैसे ही ये टिश्यू में जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टिश्यू मैक्रोफेजेस। सही है। कुछ एग्जांपल जो है टिश्यू मैक्रोफेजेस की ये है कफर सेल्स एंड द लिवर, अल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड द लंग्स एंड मैक्रोफेजेस एंड द स्पिन। ये सारी मैक्रोफेजेस जो है ये असल में बनती है मोनोसाइट से। सही है। और मोनोसाइट्स जो है ये भी कुछ इनके भी कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस है जो कि ये सिक्रिएट करते हैं और हेल्प करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। उनमें से है इंटरल्यूकिन 1 जो एक साइटोकाइन है और वो हेल्प करता है इन द एक्सेलरेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कोलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर, कोलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर क्या करता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स जो है वो करता है। इसे प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिस तरह हमारे न्यूट्रोफिल्स रिलीज करते हैं प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, उसी तरह मोनोसाइट्स भी करते हैं। और फंक्शन इसका क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सही है। और इसके अलावा कीमोकाइंस है। सो कीमोकाइंस का काम क्या होता है, कीमोटेक्सिस करना। कीमोटेक्सिस जो है ये अट्रैक्ट करते हैं बाकी ल्यूकोसाइट्स को अपनी तरफ, ताकि जो है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प प्रोवाइड कर सके। सही है। ओके, द लास्ट वन आर lymphocytes। lymphocytes जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टी lymphocyte, दूसरा जो है बी lymphocyte। ओके, टी lymphocytes जो है इनके फर्दर 4 टाइप्स है। इसमें जो है हेल्पर टी सेल्स है, उनको इंड्यूसर टी सेल्स या CD4 सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इन मेम्ब्रेन में एक CD4 सब्सटेंस होता है। अच्छा, दूसरा जो है रेडिसाइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर टी सेल्स, और उनको जो है CD8 सेल्स भी कहते हैं। इसके जो थर्ड टाइप है वो है सप्रेसर टी सेल एंड द फोर्थ टाइप इज मेमोरी टी सेल।
अच्छा जी, जो हेल्पर टी सेल्स होता है ना, ये सारे क्या करते हैं कि दूसरी जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बाकी टी सेल्स को, बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करते हैं। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये क्या करते हैं कि ये जो है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, सो उनको उनको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। इवन जो कैंसर सेल्स होते हैं या जो कि ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज होते हैं ना, मतलब एक बंदे से दूसरे को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज को भी ये जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा ये जो है इवन अपनी बॉडी के अपने सेल्स टिश्यू को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर वो टिश्यू इन्फेक्टेड हो, सही है। अच्छा, सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं कि ये सप्रेस करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, ताकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो अपने ही टिश्यू को, अपनी बॉडी के टिश्यू को वो डिस्ट्रॉय ना करे, सही है। ओके, द लास्ट वन इज द मेमोरी टी सेल्स। तो मेमोरी टी सेल्स जो है ये सर्कुलेशन में नहीं जाते, ये अपनी जगह पे ही रहते हैं और ये जो है ये क्या करते हैं कि ये एज अ मेमोरी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक ऑर्गेनिज्म जो है उसने बॉडी को अटैक कर लिया, सही है। उस ऑर्गेनिज्म को टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ने इम्यून सिस्टम के थ्रू जो है उसको खत्म कर लिया, सही है। अब अगर वो ऑर्गेनिज्म दोबारा बॉडी पे अटैक करता है सो मेमोरी टी सेल्स जो है वो उन ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं, सही है। और डायरेक्टली जो है वो टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से जो है उन ऑर्गेनिज्म को खत्म कर ले, सही है। सो ये एज अ मेमोरी काम करते हैं। ओके, बी लिम्फोसाइट जो है इनकी फर्दर दो टाइप्स है, एक है प्लाज्मा सेल्स, सेकंड वन इज मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल की हमने पहले भी थोड़ी सी बात की कि ये जो है वो सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाने की कैपेबिलिटी इनमें होती है, सही, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और मेमोरी सेल्स जो है दे आर द सेम एज द मेमोरी टी सेल्स, सही है। ओके, टी लिम्फोसाइट्स जो है और ये सारे जो सेल्स होते हैं ना ये सारे स्टोर होते हैं एंड द लिम्फ नोड्स, द स्प्लीन, द बोन मैरो एंड द जीआईटी, सही है। अच्छा जी, टी लिम्फोसाइट्स जो है इनकी भी कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस है। देयर आर द इंटरल्यूकिन 2, 4 एंड 5, दीज आर द साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या करते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, सही है। अच्छा, गामा इंटरफेरॉन है। सो गामा इंटरफेरॉन जो है phagocytotic action of cytotoxic cell, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स जो है इनकी स्टिमुलेशन करते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते हैं कि ये इनमें लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है ना कि डिस्ट्रक्ट करते हैं जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर क्या करते हैं कि ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करते हैं कि ये जितने भी ट्यूमर्स होते हैं ना बॉडी में, जो एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती है बॉडी में, उनकी नेक्रोसिस करते हैं, मतलब उनको खत्म करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इन्फ्लेमेशन की प्रमोशन में हेल्प करते हैं। एंड कीमोकाइंस क्या करते हैं कि ये कीमोटैक्सिस करते हैं, सही है। ये जो है आखिरी सेल्स है जो कि इम्यूनिटी में मदद देते हैं। ओके, अब ल्यूकोपोइसिस है। सो ल्यूकोपोइसिस द सेम जैसे एरिथ्रोपोइसिस हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं और ल्यूकोपोइसिस जो है ये डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स को कहते हैं, सही है। अच्छा जी, ये भी जो है वही उसी तरह जो है प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं। फिर जो है इनके जो है कमिटेड स्टेम सेल्स होते हैं और उन कमिटेड स्टेम सेल से जो है फिर हमारे ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, सही है, डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट्स बनते हैं। अच्छा, फिर इनमें जो है दो टाइप्स होती है, माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। सो लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या करते हैं कि इनसे लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। लिम्फोब्लास्ट जो है इनसे फिर जो है नेचुरल किलर सेल्स एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो कि लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, सही है। स्मॉल लिम्फोसाइट की फिर फर्दर दो टाइप्स है, एक है टी लिम्फोसाइट्स और एक है बी लिम्फोसाइट्स, है। अच्छा जी, माइलॉइड स्टेम सेल्स जो है इनसे एरिथ्रोसाइट्स भी बनते हैं, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स जो है वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लेटलेट्स जो है वो भी हम इसमें नहीं पढ़ रहे, वो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और जो ल्यूकोसाइट्स है ना, सो हम उसकी ल्यूकोपोइसिस पढ़ रहे हैं, तो हम जो है ल्यूकोसाइट्स ही पढ़ेंगे। अच्छा, माइलॉइड स्टेम सेल से फिर जो है मायोब्लास्ट बनते हैं एंड मोनोब्लास्ट बनते हैं। मायोब्लास्ट फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोमायोसाइट्स एंड प्रोमायोसाइट्स जो है फिर न्यूट्रोफिल मायोसाइट, बेसोफिल मायोसाइट एंड एजिनोफिल मायोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर माइलोसाइट्स जो है वो मेटामाइलोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट एंड एजिनोफिल मेटामाइलोसाइट से। फिर जो है वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड एजिनोफिल्स, ये।
और जो मोनोब्लास्ट है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोमोनोसाइट्स एंड फिर जो है इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है मोनोसाइट्स। सही है। तो ये जो है पूरा ल्यूकोपोएसिस है। ओके जो ओके और नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है और कौन कौन से टाइप्स है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इम्यूनिटी जो है इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट्स। हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजेंस आते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, तो बॉडी जो है उनको रेजिस्ट करती है ताकि वो हमारी बॉडी को कोई डैमेज कॉज ना करे। उसको कहते हैं, हमारी बॉडी की इस कैपेसिटी को कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। इम्यूनिटी जो है ये बॉडी की एबिलिटी होती है ताकि वो कोई भी फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो भी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है, तो वो जो है उसको खत्म, हमारी बॉडी उसको खत्म करती है और बॉडी की इस कैपेबिलिटी को कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी जो है मेनली दो टाइप्स की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को जो है इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। हमारी बॉडी की जो इनबॉर्न कैपेसिटी होती है कि ताकि वो जो है किसी भी पैथोजन को रेजिस्ट करे, तो उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जिस टाइप का भी पैथोजन हो, मतलब कोई स्पेसिफिक ना हो, मतलब बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कोई स्पेसिफिक ना हो, लेकिन जिस टाइप का भी पैथोजन हो ना, तो बॉडी जो है उसके खिलाफ इम्यूनिटी शो करती है। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये इनेट इम्यूनिटी, और इस वजह से जो है इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये हर एक पैथोजन के खिलाफ जो है ये इम्यूनिटी शो करती है, रिस्पॉन्स शो करती है इसे। और इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये इनबॉर्न कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की। सही है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और सॉरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है ये एक स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी अपनी इम्यूनिटी डेवलप करती है। सी, ये इनबॉर्न नहीं होती, ये हमारी बॉडी डेवलप करती है अगेंस्ट स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी। सी है। सो अगर एक स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट है, तो इस वजह से इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी कौन कौन सी हो सकती है? वायरस हो सकता है, और बैक्टीरिया हो सकती है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कोई वैक्सीन हो सकता है, कोई ट्रांसप्लांटेड टिश्यू हो सकते हैं। सही। अच्छा जी, ये जो है ज़्यादा पावरफुल है और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। इसके फर्दर दो टाइप्स है, एक है सेलुलर इम्यूनिटी, एक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है। सेलुलर इम्यूनिटी असल में आप इसके नेम को देखें ना, सेलुलर इम्यूनिटी का मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सही है, इसमें हमारे सेल्स इन्वॉल्व डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है ना, तो इसमें डायरेक्टली सेल इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें जो है एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। सही है। इसमें जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिकली जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस होते हैं ना, तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो हमारी जो इंट्रासेलुलर एंटीजेंस होते हैं या पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। सही है। ये इसके मेन डिफरेंसेस है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एंटीजन सॉरी एंटीबॉडीज मेडिएटेड है, और जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। सही है। दूसरा क्या है कि ये एक्स्ट्रासेलुलर एंटीजेंस के खिलाफ है, ये जो है इंट्रासेलुलर एंटीजेंस के खिलाफ। थर्ड डिफरेंस इनमें क्या है कि इनमें स्पेसिफिकली जो है बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में। से बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सेलुलर इम्यूनिटी है इनमें स्पेसिफिकली जो है टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सही। अच्छा जी, अब आते हैं प्रोसेस पे कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में एक एंटीजन आ गया, कोई भी एंटीजन जो है एक्स्ट्रासेलुलर एंटीजन है वो बॉडी में आ गया। सही है। अब वो एंटीजन जो है उसके साथ हमारे जो बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। सही है। यहाँ पे आप देखिए तो एक एंटीजन है वो यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, जब एंटीजन इसके साथ बाइंड हो जाता है बी सेल्स के साथ, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो T4 सेल्स होते हैं या टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और वो साइटोकाइन जाके इस बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। सही। जब ये बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स।
सही है। बी सेल्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू साइटोकाइंस, और साइटोकाइंस कहाँ से आ रहे हैं? T4 सेल से आ रहे हैं या टी हेल्पर सेल से आ रहे हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। सही है। अच्छा, अब प्लाज्मा सेल्स जो है, अब इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये एंटीबॉडीज बना सके। सो ये प्लाज्मा सेल्स जो है ये वाई वाई शेप की जो नजर आ रही है, दीज आर द एंटीबॉडीज जो कि प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। सही है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि ये इन एंटीजेंस को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और इनको जो है न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है। सारे जो एंटीजेंस होते हैं वो अपने साथ अटैच करके उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और फिर जो है उसको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। तो ये जो है पूरा ह्यूमरल प्रोसेस है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, अब ये देखिए ना, ये एंटीबॉडीज मेडिएटेड है, लेकिन इस सेलुलर इम्यूनिटी में जो है एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होते। सही है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी इंट्रासेलुलर एंटीजन है किसी भी सेल के अंदर है, उस सेल को जो है हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सही है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उसमें जो है एक एंटीजन जो है वो उसके अंदर है या उसकी सेल्स पे वो जो है पड़े होते हैं। सो उसके साथ क्या होता है कि टी सेल्स जो है वो आ जाते हैं और वो इनके साथ बाइंड हो जाते हैं, जो कि एपीसी होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, इनके साथ ये टी सेल्स बाइंड हो जाते हैं और ये टी सेल्स क्या करते हैं कि ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। ठीक है। ये सेल साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। सो ये साइटोकाइंस क्या करते हैं कि ये टी4 सेल्स या टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ये साइटोकाइंस। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जो है ये टी सेल्स क्या करते हैं कि ये कन्वर्ट, जब ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं तो ये खुद कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सही है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पर जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो अब इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है इस सेल को डिस्ट्रॉय कर सके। सही है। जो कि एपीसी होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होते हैं, अब इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अब इन सेल को डिस्ट्रॉय कर सके, इनको इनमें इनमें लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है और ये जो है इनमें एपोप्टोसिस प्रोड्यूस कर लेते हैं इन सेल में। जब इनमें एपोप्टोसिस प्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये सेल्स जो है ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है पूरा इनका प्रोसेस है। न्यूरल में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, सेलुलर में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती। सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। थैंक यू।